हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की बायोलॉजी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो है ट्रांसलेशन। ओके, हमने टॉपिक पीएस क्लास में भी पढ़ाई किया था, बट इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, हम लोग इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ओके, अब हमारा जो पॉइंट था हमने कहाँ पे छोड़ा था, राइबोसोम्स के पास। ठीक है बच्चा, राइबोसोम्स आर द वर्क बेंचेस फॉर ट्रांसलेशन। आप सबको पता है कि राइबोसोम्स किसके लिए वर्क करता है, ट्रांसलेशन के लिए वर्क करता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, एक लार्ज सब यूनिट्स होता है और एक स्मॉल सब यूनिट्स होता है। अब आप लोग देखोगे स्मॉलर सब यूनिट्स किसके लिए काम करता है बच्चा, स्मॉलर सब यूनिट जो है वो कांटेक्ट विथ आरएनए, उसका कांटेक्ट किसके साथ होता है, एमआरएनए के साथ होता है, जो क्या करता है, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इनिटेट करता है। ठीक है, उसके प्रोसेस में, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में स्मॉलर यूनिट का बहुत ज्यादा योगदान होता है। दैट कंपेरिजन अगर हम यही स्मॉल सब यूनिट्स की जगह लार्ज सब यूनिट्स को देखें बच्चा, तो ये क्या करता है, स्टॉप कोडन और ओपन कोडोन्स के लिए वर्क करता है। ट्रांसलेशन यूनिट जो होता है एमआरएनए में लार्ज सब यूनिट्स का बच्चा, उसका रीजन ही होता है स्टार्ट कोडन और स्टॉप कोडन के लिए वर्क करता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक वर्क करता है। उसके बाद है अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर। अब बच्चा देखो, अनट्रांसलेटेड रीजन जो है यूटीआर का, हम उसके बारे में देखेंगे। वो क्या करता है बच्चा, दे आर नॉट देमसेल्फ ट्रांसलेटेड बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। बच्चा वो खुद तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कोई वर्क नहीं करता है, बट उसको एक रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए। दे मे बी प्रेजेंट बिफोर स्टार्ट कोडोन। बच्चा वो क्या करता है, वो पहले ही प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही कोडोन्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो समय होता है, उसी टाइम पे वो क्या होता है, समय से बिफोर ही कोडोन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड दे आर 5 यूटीआर, उसका रीजनिंग पॉइंट क्या होता है, 5 यूटीआर होता है। ठीक है, एंड देन स्टॉप कोडोन क्या होता है, उसका 3 यूटीआर होता है। ओके, इनिटेटर टीआरएनए राइजोनेस दैट स्टार्ट कोडोन इनिटेशन। बच्चा कोडोन का इनिटेशन क्या होता है, आरएनए, उसका पॉइंट रिकॉर्डेड क्या होता है बच्चा, टीआरएनए, उसकी कोडिंग पॉइंट ये होती है। Then tRNA amino acid complex bind to their corresponding coding on the mRNA and base pairing occur between codon and mRNA and tRNA anticodon। बच्चा देखो, जो tRNA जो है कोडिंग पॉइंट जो है, डीएनए का कोडिंग स्ट्रक्चर जो है, उसमें एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये आप सबको पता है। देन क्रॉसपॉन्डिंग कोडोन जो होता है, जस्ट उसके रेगुलर पॉइंट का जो क्रॉसपॉन्डिंग कोडोन होता है, वो क्या करता है, बेस पेयरिंग के साथ वर्क करता है। ठीक है, वो आपस में दोनों क्रॉसपॉन्डिंग करके वर्क करते हैं, वो दोनों आपस में मेलजोल बना लेते हैं कि थोड़ा योगदान मैं दूंगा, थोड़ा योगदान तुम देना, दैट्स व्हाई क्रॉसपॉन्डिंग वर्क करता है। ठीक है, अब ये देखो, टीआरएनए मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन एंड द एमआरएनए। बच्चा देखो, अगर कोडिंग का कोई एक पॉइंट है, मान लो जैसे मैं इस जगह पे खड़ी हूं और मैं यहाँ से मूव करूंगी, दैट्स व्हाट क्या होगा बच्चा, कि मैं डायरेक्शन चेंज करूंगी। उसी प्रकार कोडिंग भी अगर किसी एक प्लेस से, अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका कोडिंग का जो इफिशियंसी है वो या तो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई ज्यादा कम होने के साथ साथ कोडिंग क्या करती है, अपनी कोडिंग स्ट्रक्चर को भी चेंज कर लेती है। ठीक है, मूव फ्रॉम वन कोडोन टू अनदर कोडोन। दैट्स देन एमिनो एसिड आर एडेड वन बाय वन, और एमिनो एसिड को वन बाय वन करके ऐड किया जाता है, बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि सारे कोडोन्स की जो कोडिंग होती है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। दैट्स व्हाई एमिनो एसिड का एडेड करने का तरीका भी डिफरेंट होता है। किसी में एमिनो एसिड की मात्रा मान लो 25% प्रेजेंट है, तो कहीं 26% प्रेजेंट होगी। दैट्स व्हाई एमिनो एसिड जैसे कोडोन टू कोडोन चेंज होता है स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से एमिनो एसिड भी उतना ही ऐड होता है। ओके, रिलीजेस फैक्टर बाइंड टू स्टॉप कोडोन। जो रिलीजेस फैक्टर है बच्चा, वो क्या करता है, बाइंड टू स्टॉप कोडोन, वो कोडोन को स्टॉप करने में वर्क करता है टू टर्मिनेट द ट्रांसलेशन। और वो क्या करता है, कोडोन को टर्मिनेट करता है किसकी तरफ, ट्रांसलेशन की तरफ, जिस टर्म को आप टर्मिनेशन भी बोल सकते हो। ओके, अब आ जाओ, हमारा नया टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखो बच्चा, जीन के एक्सप्रेशन क्या होती है, एकल गुण और अनेकल गुण क्या होते हैं, जीन के एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग जानेंगे। ओके, जीन कैसे अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करती है। ठीक है,
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कुल बी एक्सर्टेड एट फॉलोइंग लेवल। बच्चा अगर आप जीन के अगर लेवल को जानोगे, जीन के एक्सप्रेशन लेवल को जानना है तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उस पॉइंट्स के थ्रू जान सकते हो। हम लोग देखते हैं वो पॉइंट कौन कौन से है। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, बच्चा जीन का एक लेवल जो होता है अपना जीन का अपना रेगुलेशन एक्सप्रेशन दिखाने का, जो उसका रेगुलर का एक्सप्रेशन है जीन का, उसको दिखाने का उसका फर्स्ट लेवल जो होता है उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ओके, फ्लोइंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और वो किसको फॉलो करता है? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को फॉलो करता है। देखो जब हम लोग भी छोटे होते हैं तो पहले प्राइमरी क्लासेस में होते हैं, दैट्स वाई सेकेंडरी में ट्रांसफर होते हैं। मतलब जो प्राइमरी जो पहले बेसिक चीजें है उसको क्लियर करती है। उसी प्रकार से बच्चा जो जीन का एक्सप्रेशन है वो क्या करती है? पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल को फॉलो करती है। ओके, पहले क्या करती है? वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल को क्रॉस करती है। इसका इन द मीनिंग बोला जाए तो क्या करती है? अपने प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को पहले फिनिश करती है, जो उसका प्राइमरी लेवल है, जो उसका फर्स्ट स्टेप है, पहले उसको रिफ्रेश करती है बच्चा, उसको क्लियर करती है, दैट्स व्हाई सेकेंडरी लेवल में जाती है। मतलब जीन पहला एक्सप्रेशन कब लेवल करती है, कब दिखाती है? जब वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल में होती है। दूसरा है उसका प्रोसेसिंग लेवल। दूसरा क्या है बच्चा? प्रोसेसिंग लेवल, उसको स्प्लिसिंग भी कहा जा सकता है। ठीक है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और जो उसका तीसरा प्रोसेस है बच्चा उसमें वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है किसको? एक कोडिंग पॉइंट को, किसके द्वारा? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू करती है बच्चा? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के थ्रू करती है। ठीक है, उसमें वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, वो ट्रांसपोर्ट करती है किसको? mRNA को, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ओके, उसके बाद बच्चा हमने चौथा लेवल देखना है। चौथा लेवल क्या है? ट्रांसलेशन लेवल। मतलब उसमें जीन क्या करती है? अपने एक्सप्रेशन को जो एक्सेप्ट करती है उससे ज्यादा दिखाती है। मतलब मान लो आपने मार्क्स सोच रखा है कि 93% लाना है, पर आ जाएंगे मेरे बच्चों के 99। मतलब एक्सेप्टेशन से ज्यादा लेवल को जीन एक्सप्रेस करती है, दैट्स व्हाई इसका लेवल क्या है? ट्रांसलेशन लेवल है। इसमें एक जगह से दूसरे जगह जीन के कोडिंग को ट्रांसफर भी किया जाता है। ओके, अब आ जाओ। इन एडिशन मेटाबॉलिक, फिजिकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। बच्चा देखो ट्रांसलेशन लेवल में क्या क्या होता है बच्चा? इन द एडिशन, इसमें कुछ एडेड किया जाता है, मेटाबॉलिक हो गया या फिजिकोलॉजिकल हो गया और इन्वायरमेंटल। देखो बच्चा डीएनए भी हर तरफ से घिरा हुआ होता है, डीएनए की भी अपनी अलग अलग क्षमता होती है, अपना अलग अलग एक्सप्रेशन होता है। डीएनए जिसका रिपीटलिक फॉर्म निकालता है वो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। मान लो मेरा डीएनए निकल रहा है तो मैं भी तो मेरा स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, पूरा एडिशनल, फिजिकोलॉजिकल सब कुछ चेक होता है। मेरा इन्वायरमेंटल कंडीशन जितना बेटर होगा उतनी चीजें बेटर होंगी, मैं उतना बेटर फील करूंगी। उसी प्रकार से बच्चा मेटाबॉलिकल, फिजिकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन को रेगुलेट करते हुए जीन क्या करता है? अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, देखो जितना अच्छा आपको वातावरण मिलेगा, जितना अच्छा आप फील करोगे उतना अच्छा आप एक्सप्रेस करोगे। उसी प्रकार से बच्चा अगर देखा जाए कि जीन को जितना अच्छा इन एडिशन वे में जितना अच्छा उसको मेटाबॉलिक मिलेगा, फिजिकोलॉजिकल मिलेगा और इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा, उतना जीन क्या करेगी? रेगुलेट करेगी किसको? एक्सप्रेशन ऑफ जीन को। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एंजाइम्स, मैंने आपको बताया था डीएनए स्ट्रक्चर हो या आरएनए का कोई स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन हो, वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत सारे एंजाइम से, हार्मोन से मिलकर बना होता है। क्योंकि डीएनए क्या करता है? रेप्टिकल फॉर्मेशन निकालता है। ठीक है, वो एक एप्लीकेशन के फॉर्म पे वर्क करता है। ठीक है, उसके हर बाय हर सीक्वेंस लेवल फिक्स्ड होते हैं। दैट्स व्हाई क्या होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, बहुत सारे ऐसे एसिडिक फॉर्मूला लगे होते हैं। दैट्स व्हाई वो डीएनए क्या करता है? वर्क करता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एंजाइम इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन सबस्ट्रैट फॉर दैट, सॉरी बच्चा, एक्सप्रेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एंजाइम, जो एक्सप्रेशन है बच्चा जीन का वो क्या करता है? कोडिंग फॉर एंजाइम इज रिक्वायर्ड ओनली, वो तब रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम की व्हेन सबस्ट्रैट फॉर दैट एंजाइम इज अवेलेबल, जब एंजाइम अवेलेबल है, जब ज्यादा एंजाइम की मात्रा बढ़ गई है, देन उसमें से क्या करता है? कोडिंग फॉर एंजाइम्स को सबस्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करता है? एक्सप्रेशन ऑफ जीन को रेगुलेट करता है या शो करता है। ओके,
अब इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल लैक्टोज प्रेजेंट है, दैट्स उसका रिएक्शन क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ठीक है। उसी प्रकार से क्या कर रहा है, ग्लूकोज को एक ग्लैक्टोज मतलब एक फॉर्मेशन को एक दो फॉर्मेशन में डिवाइड कर रहा है। उसी प्रकार से बच्चा एक्सप्रेशन ऑफ जीन जो है कोडिंग फॉर एंजाइम, वो क्या करता है, उसके रिक्वायरमेंट, कोडिंग ऑफ एंजाइम की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है क्योंकि जब एंजाइम अवेलेबल होता है, एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है, तो कोडिंग ऑफ एंजाइम को सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, एंजाइम की मात्रा को एक्सप्रेशन ऑफ जीन को हेल्प में लेना पड़ता है, ठीक है। आपकी हेल्प कोई तभी लेगा जब उससे वो काम नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से बच्चा एक्सप्रेशन ऑफ जो एंजाइम है वो इसीलिए एंजाइम जो एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम वो इसीलिए जीन ऑफ कोडिंग की हेल्प लेता है बिकॉज ऑफ द रीजन सब्सट्रैक्ट फॉर द एंजाइम इज अवेलेबल। जो एंजाइम पहले से प्रेजेंट है उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए वो एक्सप्रेशन ऑफ जीन की हेल्प लेता है। E coli synthetic beta galactosides only when lactose is available। बच्चा देखो E coli synthetic beta galactosides जो होता है वो ओनली तभी वर्क करता है when lactose is available, जब क्या होगा, लैक्टोज की मात्रा अवेलेबल होगी। देखो बच्चा हमारे बॉडी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब हार्मोन स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तब हम लोग क्या होता है, चक्कर वगैरह आ जाते हैं या हम लोग गिर जाते हैं। दैट्स व्हाई उसका रीजन यही है बच्चा कि जब बॉडी का संतुलन बिगड़ता है, इसका मतलब हार्मोनल स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, या तो हमारे हार्मोनल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है या तो हमारे मात्रा में फ्रुक्टोज ग्लूकोज वगैरह की मात्रा क्या हो गई है, इफिशियंसी से कम हो चुकी है। ओके, दैट्स व्हाई हमारा क्या होता है, हार्मोनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है या बैलेंस गड़बड़ाता है, ठीक है। रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक। अब बच्चा देखो रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक कैसे होता है, जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिटेशन। बच्चा देखो जीन अगर हमें जैसे मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं वैसे हमारे बॉडी के जीन को, हार्मोन्स को भी तो कोई कंट्रोल करता होगा। दैट्स व्हाई बच्चा जीन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिटेशन। वो क्या करता है बच्चा, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिटेशन को कंट्रोल करने का वर्क करता है, ठीक है। कौन को वर्क करता है, जीन ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, जीन ऑफ एक्सप्रेशन क्या करता है बच्चा, जीन ऑफ एक्सप्रेशन क्या करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिटेशन। वो क्या करता है बच्चा, देखो जो ये जीन है आपका, जीन ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जैसे मान लो आपकी कंट्रोलेशन पावर किसके हाथ में होती है, मम्मी पापा के हाथ में होती है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर जो जीन प्रेजेंट होता है, जो जेनेटिक गुण होते हैं हमारे, उनका भी कुछ एक्सप्रेशन होता है। जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है लोगों को अलग अलग होता है। जैसे आपका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है, उसी प्रकार से हर ह्यूमन बींग्स का एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है। उसी प्रकार से बॉडी के अंदर हार्मोनल स्ट्रक्चर जब चेंज होता है, जब डीएनए अलग से आरएनए के मॉलिक्यूल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती है, तब जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चा, डिफरेंट हो जाता है। मतलब उसका रेगुलेट करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिटेशन। उसी को कौन कंट्रोल करता है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिटेशन कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है बच्चा, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। ओके, द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमर्स। जो हमारा एक्टिविटी है बच्चा, कौन सा एक्टिविटी, आरएनए पॉलीमर्स का। मैंने आप लोगों को बताया था कि आरएनए का रेप्लिकेशन और डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, प्लीज आप लोग उसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि आरएनए के बगैर आप लोगों को आरएनए के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, या उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुट कर दिया, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको आरएनए के बारे में कुछ भी पता है बच्चा, वो आपको क्या करना है, वहां पे राइट डाउन कर देना है। ओके, द एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमर्स एट अ गिवन प्रमोटर इज रेगुलेटेड बाय एसेसरी प्रोटीन। जो एक्टिविटी है आरएनए पॉलीमर्स का, वो क्या करती है, प्रमोटर को रेगुलेट करने का वर्क करती है। किसके थ्रू, एसेसरी प्रोटीन्स के थ्रू। द एसेसरी प्रोटीन्स अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ प्रमोटर टू रिकॉग्नाइज एंड स्टार्ट साइट्स। बच्चा देखो जो एक्टिविटी है किसका, आरएनए पॉलीमर्स का, वो क्या करती है, प्रोमोटर्स को रेगुलेट करती है। किसके थ्रू, एसेसरी प्रोटीन्स के थ्रू। जैसे आपको मम्मी पापा प्रमोट करते नहीं बच्चा, आप कर सकते हो, उसी प्रकार से बच्चा बॉडी के अंदर भी एक अंदर छिपी हुई क्षमता होती है, ठीक है, वो एक हिडन पावर होती है, जो नहीं आपका बॉडी हार मान रहा है कि नहीं अब मैं ये नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, फिर भी अंदर से ताकत आती नहीं तुम कर सकते हो। दैट्स व्हाई बच्चा उसी प्रकार से जो हमारा
The activity of RNA polymers at the given promoter is regulated by accessory. जो एक्टिविटी है बच्चा आपका आरएनए पॉलीमर्स का, वो क्या करता है, प्रमोट करने का वर्क करता है। किसको? रेगुलेट द एसेसरी प्रोटीन्स, वो एसेसरी प्रोटीन्स को रेगुलेट करने का वर्क करता है। द एसेसरी प्रोटीन्स अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ प्रमोटर, वो क्या करती है बच्चा, जो उसका प्रोटीन है वो एबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स। और किसके थ्रू वो करती है? रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइट्स, एक अपना अदर जो स्टार्ट साइट्स है, दैट्स व्हाई वो क्या करती है, आरएनए पॉलीमर्स को, जो एक्टिविटी है आरएनए पॉलीमर्स को, वो प्रमोटर क्या करती है, रेगुलेट करने का वर्क करती है। किसके थ्रू? एसेसरी प्रोटीन्स के थ्रू। जो एसेसरी प्रोटीन्स है बच्चा वो अफेक्ट करती है किसको? द एबिलिटी ऑफ प्रमोटर्स को, जो एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमर्स को प्रमोट कर रहे हैं उसी को एसेसरी प्रोटीन इफेक्ट करती है। ओके, ए रेगुलेटरी प्रोटीन्स कुड बी एक्टिवेटर एंड रिप्रेशर। बच्चा जो एक रेगुलेटरी प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, एक्टिवेटर और रिप्रेशर का वर्क करता है। कौन करता है बच्चा? एक रेगुलेटरी प्रोटीन करता है। ये आपके एग्जाम ऑफ व्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बिकॉज ऑफ द रीजन ये 2016 में 16, 19 और 18 में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चा एक रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो किसका वर्क करती है? एक्टिवेटर का वर्क करती है, एक्टिवेटर और रिप्रेशर का वर्क करती है। ओके, एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय ऑपरेटर। जो एक्सेसिबिलिटी है बच्चा किसका? प्रमोटर का, वो क्या करता है, वो भी अफेक्ट करता है किसको? ऑपरेटर्स को, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा बच्चा, जो हमसे जो सीनियर्स होते हैं वो हमेशा जूनियर्स को परेशान करते हैं। उसी प्रकार हमारे बॉडीज के अंदर भी क्या होता है, जिस एक्टिविटी के प्रमोटर्स हाई होती है, जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, अपने नीचे वाले ऑर्गन्स को दबा के रखते हैं। अगर इसके अंदर हम जीन के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, जेनेटिक गुण के अंदर देख रहे हैं, अगर मम्मी पापा का डीएनए बच्चे पे ज्यादा हावी है, अगर पेरेंट्स का ज्यादा है, मतलब फादर का ज्यादा है, दैट्स व्हाई उसको फादर वाले जेनेटिक गुण ज्यादा आएंगे ना कि मदर वाले। उसी प्रकार से बच्चा जो एसिबिलिटी जो है प्रमोटर्स की, वो क्या करती है, अफेक्टेड करती है किसको? ऑपरेटर्स को। ओके, ऑपरेटर इज अ रीजन ऑफ लोकेटेड एडजेसेंट टू प्रमोटर। बच्चा ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, एडजेसेंट लोकेट करता है एडजेसेंट को, किसके लिए? प्रमोटर के लिए। ओके, वर्क करवाने के लिए अपना। ईच ऑर्फन हैज अ स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड ए स्पेसिफिक रिप्रेशर। बच्चा ईच ऑर्फन के पास क्या होता है, अपना एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है और ऐसे स्पेसिफिक क्या होता है, रिप्रेशर होता है। देखो हमारे बॉडी के अंदर किसी चीज का वर्क करना हमारे हाथ में नहीं होता, ये उनके हाथ में होता है, बट उनको कितना हेल्दी रखना है ये हमारे हाथ में होता है, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे आपके पास अपनी लाइफ साइकिल को बचाने के लिए अपना हेल्दी फूड खा सकते हो, हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ नीट एंड क्लीन रह सकते हो, अच्छा वातावरण यूज कर सकते हो, बट ये आपके हाथ में नहीं है कि कब आपके साथ क्या हो जाए। उसी प्रकार से बच्चा ईच ऑर्फन हैज अ स्पेसिफिक ऑपरेटर, हर एक ऑर्फन के साथ स्पेसिफिक ऑपरेटर प्रेजेंट होता है, बट बच्चा ये उनके हाथ में नहीं है कि कब वो एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट होगा उनका, ठीक है, बट उनके पास एक स्पेसिफिक ऑपरेटर होता है, एक स्पेसिफिक रिप्रेशर होता है। ओके, यूजुअली ऑपरेटर बाइंड टू रिप्रेशर प्रोटीन, और यूजुअली जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, बाइंड करते हैं रिप्रेशर प्रोटीन को। ओके, मतलब वो क्या करते हैं, बाइंडिंग पॉइंट के लिए वर्क करते हैं, कौन? रिप्रेशर प्रोटीन। ओके, जो हमारे बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं एट द कोड ऑफ जीएनए। ओके, जीएनए नहीं बच्चा, जीन। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑर्फन। बच्चा देखो, रेगुलेशन प्रक्रिया के दौरान जो लैक ऑफ ऑर्फन होता है उसकी कमी के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे ये एग्जाम ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को रीड आउट करवा देती हूँ, बट आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ऑर्फन क्या होता है बच्चा? लैक ऑफ ऑर्फन एक पॉइंट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्फन की कमी किस वजह से हो जाती है। An arrangement where a polycytop gene is regulated by a common promoter। बच्चा एक अरेंजमेंट होता है, जीन का एक अरेंजमेंट होता है, एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस के थ्रू जब बच्चा पॉलीसाइट्रोनिक जीन जो है
वो रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर, वो बार बार रेगुलेट करती है किसके थ्रू, एक कॉमन प्रमोटर के थ्रू और एक रेगुलेटरी जीन के थ्रू। तब क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑर्फन का प्रॉब्लम हो जाता है। देखो बच्चा, लैक ऑर्फन, ट्रैप ऑर्फन, हिज ऑर्फन, बेल ऑर्फन आर द एग्जाम्पल ऑफ सच सिस्टम। बच्चा ऑर्फन के अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट है वो कौन कौन से है, लैक ऑर्फन, ट्रैप ऑर्फन, हिज ऑर्फन, बेल ऑर्फन आर द एग्जाम्पल ऑफ सच सिस्टम। द एल्यूजिशियंस ऑफ लैक ऑर्फन हैज अ ट्रांसक्रिप्टेशनली एक्टिव सिस्टम। बच्चा जो यूलिक्विडेशन जो है बच्चा, वो क्या है, लैक ऑर्फन है एज अ ट्रांसक्रिप्टेशनली एक्टिव सिस्टम। वो क्या करता है बच्चा, एक्टिव सिस्टम के लिए वर्क करता है। was first done by जेनेटिक जैकोब एंड बायोकेमिस्ट मोनोड, जिसको पहली बार किसने रिलीज किया था बच्चा, जेनेटिक जैकोब ने और बायोकेमिस्ट मोनोड ने। ठीक है, किसको किया था, एजुकेशन ऑफ लैक ऑर्फन को। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सिस्टम था जिसको फर्स्ट टाइम किसने किया था, जेनेटिक जैकोब ने और बायोकेमिस्ट मोनोड ने। ठीक है, अब देखो जीन कॉन्स्टिट्यूटिंग लैक ऑर्फन। बच्चा देखो, अब हम जीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में और उसके नेचर्स के बारे में। बच्चा ये चार्ट एक बार इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एग्जाम में पुट किया गया था, उसके बाद इससे अभी तक कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया है। वैसे अगर देखा जाए तो एग्जाम ऑफ व्यू से अगर ये देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर ने वन टाइम इससे एक बार क्वेश्चन पुट किया था, उसके बाद फिर कभी पुट नहीं किया। तो हो सकता है इस बार एग्जामिनर का माइंड सेट हो, इससे क्वेश्चन पुट कर ले, बट ये एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बाकी जो अभी हमने पढ़ा था रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक, लैक ऑफ ऑर्फन, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू। बच्चा देखो, एक जीन प्रेजेंट है, मान लो आई जीन है, उसका नेचर कैसा है, इनहेबिटर है। वो फंक्शन क्या करती है बच्चा, इट कोड फॉर रिप्रेशन ऑफ लैक ऑर्फन। ये कोडिंग का काम करती है, किसके लिए, रिप्रेशर्स के लिए ऑफ लैक ऑर्फन। लैक फॉर ऑर्फन जो है उसके लिए क्या करती है, कोडिंग का काम करती है। कोडिंग किसका करती है, रिप्रेशर का कोडिंग करती है। ओके, दूसरा हमारा जीन है जेड जीन। वो क्या है बच्चा, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर स्ट्रक्चरल है। वो क्या करती है, इट्स कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोडाइज। ये बीटा ग्लैक्टोडाइज के लिए वर्क करती है। इसमें जो लैक्टोज होता है वो फ्रेगमेंट कर जाता है, मतलब फ्रीक्वेंटली दो भागों में बढ़ जाता है, एक है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ओके, वाई जीन जो है वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल होता है उसका नेचर। इट कोड फॉर प्रीमैसेस विच इंक्रीज द प्रीमेबिलिटी ऑफ सेल। बच्चा ये कोड जो है वो प्रीमैस करती है, विच इंक्रीज द परमेबिलिटी, ये परमेबिलिटी को इंक्रीज करती है, मतलब उसके सहानुभूति शक्ति को इंक्रीज करती है, उसके आने के चांसेस को बढ़ाती है। परमेबिलिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती है ऑफ द सेल ऑफ बीटा ग्लैक्टोडाइज। ठीक है, उसके बाद है ए जीन। वो क्या होता है, नेचर स्ट्रक्चरल नेचर का होता है। वो क्या करता है, इट कोड फॉर ट्रांसिटिलाइज। ये ट्रांसिटिलाइज जो है बच्चा, उसके लिए क्या करती है, वर्क करती है, इसका कोडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके हर कोडिंग में आप देखोगे, पहले एक मिनट बच्चा, इसके हर कोडिंग में एक पहले स्मॉल लेटर लगा होता है, जैसे मान लो mTRNA। एक मिनट बच्चों, आप पेन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, आई एम रियली सॉरी। मान लो पहला हमारा इसमें M लगा है, फिर TRNA लगा है, तो बच्चा जो ये स्मॉल लेटर है ना, ये ट्रांसलेटिव साइज के लिए क्या करती है, कोडिंग करती है। ट्रांसलिटराइज जो है उसके लिए कोडिंग करती है, दैट्स व्हाई पहले क्या होता है, स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट लगा होता है। ओके, all genes involved in lac orphan are required for metabolism of lactose। अब बच्चा आ जाओ, ये जितने जो जीन है ये क्या किसके लिए इन्वॉल्व है, लैक ऑर्फन के लिए इन्वॉल्व है फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ जीन। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म ऑफ जीन किसका है, लैक्टोज का है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंड्यूसर क्या होता है। बच्चा दिस टॉपिक इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू, दैट्स व्हाई आपको नहीं लेना इतना ज्यादा टेंशन, क्योंकि इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन आरएनए, डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए फॉर्मूला, डीएनए का फुल फॉर्म, डीएनए कोडिंग, जीन्स की कोडिंग और नथिंग इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। ओके, इंड्यूसर क्या होता है, लैक्टोज एक्ट एज अ
inducer for lac orphan since it's regulate the switching on the one hand and off the orphan. बच्चा लैक्टोज जो क्या वर्क करता है कि इंड्यूसर की तरह वर्क करता है फॉर लैक ऑर्फन, जो ऑर्फन की लैक पॉइंट होती है, जिसमें आपने हिज ऑर्फन, लैक ऑर्फन, टीआरपन ऑर्फन पढ़ा था बच्चा, उसके अंदर जब ऑर्फन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑर्फन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, दैट्स व्हाई क्या करता है लैक्टोज एक इंड्यूसर की तरह वर्क करता है. इट्स रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑर्फन. और ये क्या करता है बच्चा, ऑन और ऑफ का काम करता है. किसके लिए, ऑर्फन के लिए. स्विचिंग ऑन एंड ऑफ का वर्क करता है. ओके. इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड टू द ग्रोथ मीडिया ऑफ बैक्टीरिया. इफ लैक्टोज क्या करता है बच्चा, प्रोवाइड करता है ग्रोथ मीडिया ऑफ बैक्टीरिया को इन अब्सेंस ऑफ एनी अदर कार्ब. बच्चा देखो ये लैक्टोज जो है वो क्या करता है बच्चा, एक ग्रोथ प्रोवाइड करता है मीडिया ऑफ बैक्टीरिया को. किसके एब्सेंस में, एक कार्बोनिक सोर्स के एब्सेंस में. जब लैक्टोज के अंदर या ग्लूकोज फ्रैक्टोज के अंदर बच्चा, फ्रैक्टोज नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसमें आपको ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दिया गया है, नॉट अ फ्रैक्टोज. ओके. सो लैक्टोज जब प्रोवाइड करता है ग्रोथ मीडिया ऑफ बैक्टीरिया को, किसके एब्सेंस में बच्चा, कार्बोनिक सोर्स के एब्सेंस में. जब लैक्टोज के अंदर बच्चा कमी आ जाती है लैक ऑफ ऑर्फन की, दैट्स टू बी अ प्रॉब्लम, तब वो क्या करता है बच्चा, बैक्टीरिया को अब्सेंस कर देता है. बिकॉज ऑफ द रीजन ग्रोथ ऑफ मीडिया का जो बैक्टीरिया है उसका जाने की कमी कर देता है. दैट्स ऑर्फन का क्या होता है, लैक्टोज का ग्रोथ नहीं हो पाता है. बिकॉज ऑफ द रीजन किसको बंद कर देता है, कार्बोनिक सोर्स को. ओके. आप बोलोगे मैम कार्बोनिक सोर्स की जगह आपने कहा, ये कार्बोनिक सोर्स को. देन इट इज अ ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल बाय प्रीमेस. और वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है सेल को बाय द प्रीमेस. ओके. फॉर प्रीमेस टू बी प्रेजेंट एंड लैक्टोज टू इंटर. फॉर प्रीमेस के द्वारा भी बच्चा, जब प्रीमेस की बारी आती है, जब प्रीमेस का साइट्स होता है तो भी बच्चा टू बी प्रेजेंट एंड लैक्टोज टू इंटर इनसाइड द सेल. लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन. लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन के साथ लैक ऑफ ऑर्फन मस्ट बी प्रेजेंट एट ऑल टाइम. बच्चा देखो अगर किसी चीज का लेवल बॉडी में कम भी हो गया है तो भी बच्चा लैक्टोज क्या करता है, एंटर करता है इनसाइड द सेल. ठीक है, सेल के इनसाइड के थ्रू एंटर करता है बॉडी में. लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन कम होता है फिर भी वो बॉडी में एंटर करता है. ऑफ लैक ऑर्फन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल टाइम. बट लैक ऑर्फन जो होता है वो ऑल टाइम बॉडी में प्रेजेंट होता है. अब जो बच्चा हमारा टॉपिक है वो है रेगुलेशन इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर. बच्चा जब हमारे बॉडी में अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर होता है बच्चा, अभी जो आप लास्ट के जितने टॉपिक पढ़ रहे हो वो एग्जाम ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को रेगुलेट कर रही हूँ या रिकॉल करवा रही हूँ. दैट्स व्हाई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना. इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब हमारे बॉडी के अंदर इंड्यूसर का अब्सेंसमेंट होता है, अस्थायी न्यूनतन और अन्यूनतन का अब्सेंसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर जीन फॉर्मूला के अंदर. आई जीन ट्रांसक्राइब टू सिंथेटिक रिप्रेशर mRNA विच इज ट्रांसलेटेड टू फ्रॉम रिप्रेशर. बच्चा देखो हमारे बॉडी के अंदर एक इंड्यूसर प्रेजेंट होता है जो आई जीन ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू क्या करता है, रिप्रेशर को सिंथेसाइज करता है कि कोई भी जेनेटिक कोडिंग है, मान लो यहाँ पे tRNA ही होता, वो क्या करता बच्चा, ट्रांसलेट करता एक जगह से कोडिंग को दूसरी जगह ट्रांसलेट करता फ्रॉम द रिप्रेशर के साथ. ठीक है. दिस रिप्रेशर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन. ये रिप्रेशर क्या होगा, बाइंड होगा किसके साथ, ऑपरेटर रीजन के साथ ऑफ ऑर्फन एंड प्रिवेंट आरएनए. ये बच्चा रिप्रेशर जो होगा वो बाइंड होगा किसके साथ, विद द ऑपरेटर रीजन ऑफ ऑर्फन. ठीक है, ऑपरेटर का जो रीजनिंग पॉइंट है ऑर्फन का उसके साथ, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमर्स. और वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमर्स को प्रिवेंट करेगा टू ट्रांसक्राइब जीन, और जीन को ट्रांसक्रिप्ट करेगा. उसमें जो जीन प्रेजेंट होंगे बच्चा वो होगा जेड, वाई एंड ए, जो नेगेटिव रेगुलेशन भी देगा, नेगेटिव रेगुलेशन भी फॉर्म करेगा. ठीक है, जब रिप्रेशर बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ बच्चा, उसमें चाहे कोई भी जेनेटिक कोडिंग हो, वो क्या करेगी, 3 जीन्स को लेकर वर्क करेगी, जेड, वाई एंड ए. ओके. और वो क्या करेगी, नेगेटिव रेगुलेशन देगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि इसमें इंड्यूसर का अब्सेंस है. ठीक है. Therefore, in absence of the product of this gene, metabolism of lactoses.
बच्चा देखो, जब अब प्रोडक्ट का जीन के अंदर किसी चीज की कमी आ जाएगी तो वो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। आप अपने बॉडी के अंदर ही देखो, जब वर्क करने की क्षमता कम हो जाती है तो क्या आप उतना वर्क कर सकते हो कंपेयर देन जब आप पूरे फुलफिल होते हो एनर्जी से, नहीं कर सकते ना। उसी प्रकार से जब जेनेटिक जीन्स के अंदर जब किसी भी प्रोडक्ट की एब्सेंसीज हो जाती है, दैट्स व्हाई उसका मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज क्या हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ रेगुलेशन इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। और जब रेगुलेशन के दौरान इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तब क्या होगा। अभी तो हमने पढ़ा कि रेगुलेशन के दौरान इंड्यूसर अब्सेंट होगा, बट अब हमारा पॉइंट है कि रेगुलेशन के दौरान इंड्यूसर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इंड्यूसर बाइंड विद द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ जीन। इंड्यूसर किससे बंधा हुआ होता है बच्चा, वो प्रोटीन प्रोडक्ट के जीन से बंधा हुआ होता है। बंधा हुआ का मतलब ये होता है वो प्रोटीन्स वाले प्रोडक्ट से ही बना होता है, दैट्स व्हाई उसमें प्रोटीन बहुत सारा होता है। आई रिप्रेशर इंटीग्रेट्स इट। आई जो रिप्रेशर है बच्चा वो क्या करता है, इनएक्टिवेट्स इट, उसको इनएक्टिवेट करता है। दिस इनएक्टिवेट रिप्रेशर इज अनेबल टू इनएक्टिवेट। बच्चा ये जो इनएक्टिवेटेड रिप्रेशर है ये अनेबल है किसको, आरएनए पॉलीमर्स एंजाइम को इनएक्टिवेट करने के लिए। दैट्स व्हाई बच्चा इंड्यूसर की एब्सेंसी में जेड वाई और ए जीन क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था कोडिंग को, दैट्स व्हाई वहां इंड्यूसर एब्सेंट था। बट ये अब इनएक्टिव हो गया है, अब वर्क कर रहा है, इसके अंदर इंड्यूसर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा रिस्पेक्टिव एमआरएनए को विच टर्न टू गेट ट्रांसलेट फ्रॉम बीटा ग्लैक्टोडाइड। उस समय तो एब्सेंसी के कारण क्या हो रहा था, मेटाबॉलिज्म कम हो जा रहा था, बट अब तो क्या हो गया बच्चा, इंड्यूसर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई मेटाबॉलिज्म अपने आप इन रेगुलेशन फॉर्म से रेगुलेशन फॉर्म में आ जाएगा। दैट्स व्हाई वो क्या करेगा, एक कोडिंग को दूसरी कोडिंग को ट्रांसलेट करेगा, किसके द्वारा, बीटा ग्लैक्टोडोज के द्वारा, जो क्या करेगी, ट्रांसलेट्स का काम करेगी। ओके, in presence of all these enzymes the metabolism of lactose processed in a normal manner। बच्चा देखो, in presence of all these enzymes, जैसे कि आपने देखा इंड्यूसर के एब्सेंस में कौन कौन से एंजाइम एब्सेंट थे, जेड था बच्चा, वाई था और ए था, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म घट जा रहा था। बट इंड्यूसर्स के प्रेजेंट में कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है बच्चा, जेड, ए, वाई, ये क्या है, प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज प्रोसेस्ड इन अ नॉर्मल मैनर, जो बच्चा प्रेजेंस है ऑल एंजाइम्स का, वो क्या कर रहा है, ग्लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को एक नॉर्मल मैनर पे वर्क करने के लिए प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं, आप एक नॉर्मल मैनर पे वर्क कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मली रोजाना डेली वर्क करते हो उस प्रकार से आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। बट बच्चा अगर कंपेयर देन यहाँ देखा जाए तो यहाँ सारे एंजाइम्स क्या थे, एक्टिवेट नहीं थे, इनएक्टिवेट थे, दैट्स व्हाई क्या हो रहा था, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज कम हो रहा था, लैक्टोज कम हो रहा था। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, प्रेजेंस ऑफ ऑल एंजाइम्स की वजह से मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज क्या करेगा, नॉर्मल प्रोसेस्ड मैनर पे वर्क करेगा। ओके, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि मैम के घर पे खिटपिट कैसे हो रहा है बच्चा। अभी आप लोगों को पता ही है, किसी भी रिलेटिव्स के बच्चे आ जाते हैं, दैट्स व्हाई बहुत शैतान होते हैं, वो चीजों को इधर से उधर कर देते हैं, तो अभी वही चल रहा है चीजों का इधर से उधर होना। ओके, ह्यूमन जेनिमो प्रोजेक्ट, जिसको ह्यूमन जेनियोम प्रोजेक्ट जो है ह्यूमन का, उसको बोला गया है एचजीपी। ठीक है, ह्यूमन का जो जेनोम प्रोजेक्ट है बच्चा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो बच्चा, ये एक यूके का प्रोजेक्ट था जिसको 1990 में लॉन्च किया गया था, जो 2003 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये एक डीएनए सीक्वेंस पे वर्क करता था। जब पहली बार हमारे इंडिया में डीएनए का फॉर्मेशन आया था, ये तब की बात है। ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ज्वाइंट ऑफ यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको क्या बोला गया बच्चा, NIH, लेटर्स इन ज्वाइनिंग बाय वेलकम टू ट्रस्ट यूके। बच्चा एक ज्वाइंट वेंचर था यूएसए डिपार्टमेंट का, उसने क्या किया था, और डिपार्टमेंट का नाम था एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो यूके के अंदर स्थित है। ओके, NIH भी बोला गया है उनको। जो क्या किया था बच्चा, उनका एक वेलकम ट्रस्ट था, उन्होंने ज्वाइन किया था, किसने, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट जो था, उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर को यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को ज्वाइन किया था, दैट टू बी वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके। ओके,
उन्होंने एक डीएनए फॉर्मेशन को लॉन्च किया था जो 1990 में सॉरी बच्चा, मेरे को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, गला भी, दैट्स व्हाई कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को नाक थोड़ा जाम है। लॉन्चेस इन 1990 कंप्लीटेड इन 2003, जिन्होंने 1990 में तो एक डीएनए फॉर्मेशन को लॉन्च किया था जिसको उन्होंने कंप्लीट किया था 2003 में। बच्चा इससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर, दैट्स व्हाई ये एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, बिकॉज ऑफ द रीजन इससे हर साल एक क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करता है एमसीक्यू में। ओके, तो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट जो था बच्चा, उसके अंदर आप लोग को पूछा जा सकता है कि कब ये प्रोसेस को लॉन्च किया गया था। तो 1990 में इस प्रोसेस को लॉन्च किया गया था एंड दैट टू बी कंप्लीटेड इन 2003, और ये डीएनए फ्रीक्वेंसीज को 2003 में कंप्लीट किया गया था। दिस प्रोजेक्ट वर्क टुवर्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन। बच्चा इस प्रोजेक्ट को इस साथ मतलब लॉन्च किया गया था ये सोचकर कि ये प्रोजेक्ट जो है ये वर्क करेगी टुवर्ड द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। किसके डीएनए सीक्वेंस को बच्चा? ह्यूमंस के डीएनए सीक्वेंस को। ओके, डीएनए इज अ स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है बच्चा? एक स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो क्या करती है, डीएनए जो क्या करती है, सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लेती है। जैसे मान लो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, आपकी सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक इंस्टाग्राम के पास स्टोर हो जाती है एज अ पोस्ट के थ्रू, ठीक है। मान लो आलू वगैरह है, उसको कोल्ड स्टोर में स्टोर कर देते हो। उसी प्रकार से बच्चा हमारे जितनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जितने जेनेटिक रेगुलेशन इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ स्टोर हो जाती है? डीएनए के अंदर स्टोर हो जाती है। दैट्स व्हाई रीजन डीएनए एक स्टोर हाउस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, एंड डिटर्मिनेटिंग इट्स सीक्वेंस एज बेस पेयर कैन सॉल्व में मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, एवोल्यूशनरी मिस्ट्रीज। बच्चा डीएनए क्या है? स्टोर हाउस है। किसका स्टोर हाउस है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का स्टोर हाउस है। दैट्स व्हाई बच्चा ये सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर में सॉल्व करती है, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम हो, एग्रीकल्चर हो, इन्वायरमेंटल हो, एवोल्यूशनरी हो, या कोई भी मिस्ट्री हो। मिस्ट्री मतलब कोई भी प्रॉब्लम, किस्से कहानी हो, उसको सॉल्व कर देती है। कौन? डीएनए। बिकॉज ऑफ द डीएनए एक स्टोर हाउस है किसका? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। बच्चा ह्यूमन जेमिनो प्रोजेक्ट जो है एचजीपी जो है वो एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आपको इसके ये लॉन्च वाला प्रोजेक्ट और डीएनए के स्टोर हाउस की तरह काम करता है वो, और डीएनए प्रोजेक्ट किसके लिए वर्क करता था? डीएनए सीक्वेंस के लिए। दैट पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, अब देखो बायोफॉर्मेटिव्स के साथ एचजीपी का क्या रिलेशन है? बच्चा देखो ये कोस्टिंग ऑफ सीक्वेंस पे काम करती है, ठीक है। कोस्टिंग ऑफ सीक्वेंस के लिए इन्होंने डॉलर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखो ये सीक्वेंस 100 पेजेस का हो या इस पे 330,000 बुक्स अराउंडेड लिखे गए हैं, जो एक डाटा है, डीएनए सीक्वेंस का एक डाटा है, ठीक है। ये नॉन ह्यूमन्स मॉडल्स को बैक्टीरिया के थ्रू, ईस्ट हो गया, कैरिनोफाइडा हो गया, एल्गन्स हो गया, ड्रोसोफिला प्लांट हो गया, ये सब क्या कर रहा है? एक सीक्वेंस बनाया गया जिससे बहुत सारे रेगुलेशंस किए गए हैं। ओके, दैट्स व्हाई मेथड ऑफ आइडेंटिफाई जीन। अब बच्चा ये पॉइंट्स भी आपके एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेथड टू आइडेंटिफाई जीन, कोई ऐसा मेथड जिससे हम जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 मेथड्स ऑफ आइडेंटिफाई EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट एंड सीक्वेंस एनोटेशन। बच्चा देखो 2 मेथड है। दिस मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू। बच्चा ये एग्जाम ऑफ व्यू के लिए VBI है क्योंकि इससे एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पुट करता है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू। 2 मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सीक्वेंस को फाइंड कर, सॉरी बच्चा, डीएनए को पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीन्स के थ्रू। ओके, पहला मेथड है आइडेंटिफाई ESTS, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन। बच्चा एक जो है ESTS मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग हैज द नेम सजेस्ट दिस रेफर द पार्ट ऑफ डीएनए। बच्चा ESTS जो है एक नेम है, सजेस्ट किया गया है, रेफर द पार्ट ऑफ डीएनए के थ्रू, दैट इज एक्सप्रेस, एग्जाम्पल ट्रांसक्राइब्ड एज mRNA एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन। Therefore, it is a basically focus on sequence the part of donating a gene.
बच्चा एक सजेस्ट किया गया है, एक पार्ट ऑफ डीएनए के थ्रू इन्होंने दो मेथड को निकाला है, एक एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, दूसरा सीक्वेंस एनोमेशन है। बच्चा दो टैग के थ्रू इसमें डीएनए क्या करता है, एक्सप्रेस करता है एक कोड को, ठीक है, जिसको ट्रांसलेट कर सकते हो आप प्रोटीन के थ्रू, जो बेसिकली जो क्या है बच्चा आपके डोनेटिंग जीन के ऊपर फोकस करता है, जिससे आप जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, एक मिनट बच्चा, बच्चा बार बार बहुत आवाज आ रही है जिसकी वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए सॉरी, शादी का घर है दैट्स व्हाई आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ओके, एनोशन क्या है बच्चा, दिस इज अ अप्रोच इंटायर जीनोम कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग इज सीक्वेंस एंड लेटर ऑन फंक्शन इज असाइन्ड टू ईच रीजन इन द जेनोम। बच्चा एनोशन क्या है, इन दिस अप्रोच द इंटायर जेनोम, बच्चा ये क्या करता है, इंटायर जेनोम को अप्रोच करता है, कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग के ऊपर वर्क करता है। ये सीक्वेंस क्या करता है बच्चा, फंक्शन को असाइन करता है टू ईच रीजन इन द जेनोम, ठीक है। ये एनोनेशन क्या करता है बच्चा, अप्रोच करता है, ये कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। इससे भी आप जीन के बारे में पता लगा सकते हो। बच्चा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए वेरी सॉरी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि घर में शादी का माहौल है, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी मैंने बहुत शांत जगह ढूंढा है आप लोग को पढ़ाने के लिए, बट थोड़ा बहुत आवाज हो रहा है, इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद आप लोग को ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, बट आप लोग भी समझ सकते हो, आप लोग को भी मेरे को सपोर्ट करना है ना, दैट्स एक्सट्रीमली सॉरी बच्चा। बच्चा आप लोग को पता चल गया कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाई जीन क्या क्या है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो है बच्चा, ESTS जो है वो किस पे काम करता है, वो डीएनए को एक्सप्रेस करता है, एक कोड प्रोवाइड करता है, जिसके ट्रांसफर प्रोटीन्स को ट्रांसफर करने के दौरान जीन क्या करता है, एक सीक्वेंस पे फोकस करता है, जिसके बाद उस पार्ट ऑफ डोनेटिंग जीन का पता लगा सकता है, ठीक है। एनोटेशन किस पे वर्क करता है बच्चा, वो कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग को अप्रोच करता है कि सारे इंटायर जीन को कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग के भाग में बांट के उसको ऐड कर ले, दैट इज सीक्वेंस और लेटर फंक्शन को असाइन करता है, और वो क्या करता है, जेनोम रीजन्स का पता लगा लेता है। ओके, अब देखो जेनोम सीक्वेंस क्या है बच्चा, डीएनए फ्रॉम द सेल इज आइसोलेटेड, डीएनए के बाद जो सेल है वो आइसोलेटेड होता है एंड इज रैंडमली ब्रोकन इनटू अ फ्रेगमेंट ऑफ स्मॉलर साइज, और वो रैंडमली क्या कर दिया जाता है, ब्रोकन कर दिया जाता है फ्रेगमेंट्स ऑफ स्मॉलर साइज में। ओके, दिस फ्रेगमेंट्स आर क्लोन्ड इनटू अ सुटेबल होस्ट यूजिंग अ वेक्टर। बच्चा इस फ्रेगमेंट को क्या किया जाता है, क्लोन कर दिया जाता है सुटेबल होस्ट यूजिंग अ वेक्टर, मतलब जिस क्वांटिटी में चाहिए उस क्वांटिटी में इसको रख लिया जाता है, ठीक है, क्वांटिटी के हिसाब से। हाँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ HG। बच्चा देखो इसमें फ्रिगमेंटेशन और फिजिकल मैप ऑफ जीनोम जो है उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स है बच्चा, ये मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दूंगी, बट एग्जाम रिव्यू से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया है, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू, ये पॉइंट ही आपके अब एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रह गया। उसके बाद जो आपका ये बचा हुआ है ना, ये स्लाइड और ये स्लाइड, डीएनए फिंगरप्रिंट्स का ये स्लाइड और ये स्लाइड, ये दोनों स्लाइड में प्रीवियस क्लासेस में कवर करा दूंगी, बस अब यही इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया आपका। डीएनए फिंगरप्रिंट इज वाइडली यूज्ड टू फॉरेंसिक साइंस एंड एवर डीएनए इज एवरी टिश्यू पेपर एंड इंडिविजुअल सेम डिग्री ऑफ पॉलीमरफिज्म। बच्चा देखो डीएनए का फिंगरप्रिंट है ना, वो हर पॉइंट पे छप जाता है, आप चाहे किसी भी डोर को ओपन करोगे या किसी भी चीज को हाथ लगाओगे, दैट्स व्हाई वहां आपका फिंगरप्रिंट रह जाता है, जिसको फॉरेंसिक साइंस के मदद से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई डीएनए फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ पैटर्नली टेस्टिंग साइंस चाइल्ड इनहेरिटेंस पॉलीमर्स फ्रॉम बोथ इन पेरेंट्स। बच्चा देखो डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, उसके थ्रू हम उस चाइल्ड के पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं या पेरेंट्स के थ्रू हम चाइल्ड का पता लगा सकते हैं। इसमें जो हमारा मदद करता है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ओके बच्चा देखो, इट कैन बी यूज फॉर स्टडी जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन और रेगुलेशन। बच्चा इसकी स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द
रीजन है बच्चा इसका, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बढ़ता जा रहा है, दैट्स वाई पॉपुलेशन एवोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए फिंगरप्रिंट्स के थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए फिंगरप्रिंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। अब जो हमारा 2 स्लाइड है मैंने बैक से लेकर अभी आपको लिखकर आई हूँ इस एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स पे, बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा एग्जाम ऑब्वियस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बैक स्लाइड को मैं प्रीवियस क्लासेस में अभी आने वाले नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगी। बाकी मैंने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फिनिश करवा दिया है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक साइंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द रीजन डीएनए जो है आपका फिंगरप्रिंट्स का, वो किसी भी टिश्यू पेपर पे, वॉल पे, गेट पे या किचन के किसी भी अप्लायंस पे अगर आप छुओगे ना तो वो आपके फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे, जिसको फॉरेंसिक साइंस के हेल्प से हम लोग ले सकते हैं। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है बेसिकली वो टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है कि उसके थ्रू हम या तो बोथ ऑफ पेरेंट्स का पता लगा सकते हैं या पेरेंट्स के चाइल्ड का पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चा, इसका स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज ऑफ द रीजन बहुत सारे जेनेटिक डाइवर्सिटी हो रहे हैं, दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इवोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है, आप लोग को पता ही है। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बच्चा अगर बैक स्लाइड में जाए तो ये फ्रेगमेंटेशन वाला टॉपिक, एक मिनट बच्चा, ये टॉपिक आपका रह गया कवर करना, एक मिनट बच्चा, हाँ जेनोम सीक्वेंस का ये कुछ टॉपिक रह गया है, प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ जीनोम रह गया, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एचजी रह गया आप लोग के लिए। उसके बाद आपके कुछ टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंट पे भी रह गया है, दैट्स व्हाई ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जाम में पूछेगा, क्या पता इससे भी क्वेश्चन पुट कर ले। दैट्स व्हाई ये स्लाइड हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी तक मैंने आपको इससे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है उस सबको आपको फिनिश करना है। ओके, दैट्स व्हाई बच्चा पार्टी, बाय बाय।